भारत में जब इस तरह की प्रतिक्रिया उठना शुरू हुई तो 13 तारीख को भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करी साहब। इसका विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से ट्वीट आया और उसमें लिखा कि मैंने साहब यूएस सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो विदेश मंत्री उनसे बात कर ली है और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया है। मतलब इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया। इस बार निंदा नहीं प्रतिक्रिया की बात इन्होंने लिख दी। आखिर में जो लाइन लिखी इन्होंने वो ये थी कि शिपिंग आर नॉट जस्टिफाइड। 3 इंडियन मैरिनर्स के मरने पर जो हुआ ये नॉट जस्टिफाइड है साहब। जस्टिफाइड मतलब ये न्याय कैसा हो सकता है? जस्टिफाइड का मतलब होता है न्यायोचित नहीं है साहब, ये न्याय नहीं किया आपने। तो साहब अमेरिका क्या न्याय करता है क्या आपने? लेकिन इसे न्यायोचित नहीं है ये सवाल दे दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं किया आपने। भारतीय लोग मर गए, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया, कहा ये तो साहब न्याय नहीं किया आपने। ओके साहब, इस बात को हमने बढ़ा चढ़ाकर देश की मीडिया में चलाना शुरू कर दिया। देश की मीडिया में चलने लगा कि साहब जयशंकर साहब ने बात करी और कहा है न्यायोचित नहीं है साहब ये। कोई बात नहीं। अमेरिका की आदत ये रही है कि बीते कुछ दिनों में भारत कोई प्रतिक्रिया दे ना दे, अमेरिका जरूर भारत के विषय पर प्रतिक्रिया दे ही देता है, क्योंकि उसे अब भारत का डर लगभग खत्म हो गया। उसे समझ में आ गया कि भारत एक मजबूर देश है। अब ये जब मजबूर है तो इसका लाभ उठाना है। तो ऐसे में अमेरिका ने समय बीतते ही तुरंत अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी। ये वही व्यक्ति है जो कि आते ही 3 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले क्वाड समिट की बैठक के लिए विदेश मंत्रियों की, उसमें जब आए थे तो कोलकाता गए थे। भारत ने इनका बड़ा ही फीका स्वागत किया था, क्योंकि इनकी हरकतों को हम जानते थे पहले से। इन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रतिक्रिया दे दी। क्या प्रतिक्रिया दे दी? यहां पर साहब ब्लूमबर्ग में छपी हुई खबर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की स्थिति बता दी है कि हम क्या सोचते हैं। किसको बता दी? जयशंकर साहब को। क्या सोचते हैं साहब आप? आइए मैं पढ़ा देता हूं क्या सोचते हैं ये लोग। द सेक्रेटरी स्ट्रेस्ड ऑल कमर्शियल वेसल शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद ऑर्डर फ्रॉम यूएस फोर्सेज एज दे सीक टू अपहोल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्ट्रेट। मतलब इस जल डमरू से गुजरते हुए, यानी कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए सभी जहाजों को अमेरिकी सेना द्वारा दिए गए आदेश मानने होंगे, ये हमने बता दिया। ये कौन बोला? अमेरिका बोला। किसके लिए बोला? भारत के लिए बोला। भारत ने क्या कहा था? प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। इन्होंने हमसे क्या कहा? ये इन्होंने बता दिया कि हमारे नियम नहीं मानोगे तो यही होगा। He underscored that violation ऑफ यूएस ब्लॉकेड। अगर अमेरिकी प्रतिबंध, भारतीय क्या कर सकते हैं और हम भारत के लोग सरकारों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में विमर्श और सोचिए। एक तरफ तो ये विकल्प था, दूसरी तरफ था रशिया से तेल ले लिया जाए। हाल ही के समय में आपने रूस को कमजोर होते देखा। रूस ना तो वेनेजुएला को बचा पाया, ना सीरिया में बशर अल असद को बचा पाया, ना अफगानिस्तान को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया। मतलब कुल मिलाकर रूस हाशिए पर चला गया। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या फंसा कि वो खुद को नहीं बचा पा रहा। आज यूक्रेन उसके सामने इतना लंबे समय से टिका हुआ है कि रूस में कितनी ताकत है अब ये सवाल के घेरे में आ गई। अगर हम रूस से तेल लेने पर निर्भर हो भी जाएं तो दूसरी चुनौती निकल कर आती है, और वो क्या? अमेरिका तो चलो फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बीच में इतना बिजी है कि वो हमसे इतनी टसल नहीं रखेगा। लेकिन हमारा पड़ोसी चाइना अगर ये जानने को तैयार हो जाए कि भारत केवल रूस पर निर्भर है, वो रूस को कठपुतली बना दे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम इतना तेल नहीं खरीदते जितना चाइना रूस से खरीदता है, और रूस की बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति चाइना करता है। भारत के अगर 2 बड़े दुश्मन ढूंढने हो, अमेरिका और चाइना, तो चाइना बिल्कुल हमारे कंधे पर बैठा वो दुश्मन है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को बड़ा होने ही नहीं देगा, क्योंकि भारत उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है। ऐसे में वो रशिया को भड़का करके भारत के तेल की आपूर्ति को रुकवा सकता है। वो वहां बार्गेनिंग कर सकता है कि आपको भारत को तेल देना है या चाइना को, डिसाइड कर लो, क्योंकि हमारे पास तो विकल्प बहुत हैं, आपके पास विकल्प नहीं है। एनीवे, भारत अपने स्रोतों में किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकता। डाइवर्सिफिकेशन में मजबूरी निकल कर आती है। तो एक बात जो सिद्ध होती है वो ये कि भारत जब इंपोर्ट आधारित देश है तो ऐसे में हमारी ये स्थिति कैसे हुई ये समझने का पहला विषय। दूसरा विषय, भारत जितने भी देशों से व्यापार करता है उनमें से पैसा कमाने लायक कुछ ही देश हैं। उनमें से एक अमेरिका है जिससे $40 बिलियन साल का पिछले साल तक कमाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी हाशिए पर जाने लगा है। गल्फ स्टेटों को सामान बेच करके हम पैसा कमाते थे, लेकिन अब इस पूरी घटना से वो भी बाधित हो गया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहे हैं। हाल ही में फिल्म आई मनोज वाजपेयी की गवर्नर, जो कि आरबीआई के गवर्नर पर आधारित है। कल ही मैं उसको देख करके भी आया, मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया। उस घटना को समझने में बहुत अच्छे से ये समझ बनती है कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व
कम हो रहे हैं और फॉरेक्स रिजर्व का कम होना किसी देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब कारणों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अगर खाते घटते चले जाएं तो सोना गिरवी रखने तक की नौबत आती है। उस घटना के ऊपर फिल्म बनी है, अगर आप फिल्म ना देखें तो वो इंटरव्यू देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हमने पूरे सारे मसले डिस्कस किए हैं। मतलब पॉइंट नंबर 2 कि भारत को इन दिनों जो इंपोर्ट है वो 1.5 गुने महंगे पड़ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है। फॉरेक्स रिजर्व बचाना है तो सद के चलना है, फिर से वो मजबूर पिता जिसको 140 करोड़ भारतीयों के लिए पोषण करना है। यहां पिता मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, एक देश को, भारत माता को बात करके चल रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मैं घर के अंदर एक मुखिया के रूप में लेकर चल रहा हूं कि एक देश कैसे कैसे चल रहा है। इन तमाम स्थितियों में अगर विश्व में भारत को देखा जाए तो क्या स्थिति निकल कर आती है कि भारत कहां तेजी से आगे बढ़े। इंटरनल सिक्योरिटी से गुजरे, पड़ोसियों से युद्ध लड़ने में गुजरे, चाइना के साथ कंपटीशन में आगे निकले, या फिर अमेरिका जैसे लोगों को जो कि तानाशाही पर उतर आए हैं इनको संभाले। ये स्थितियों के पैदा होने में अगर आप इनको दिमाग में रखते हैं तो बड़े कारण निकल कर आते हैं। टेक अवे क्या है, करना क्या चाहिए? क्या हम इस तरह से भारतीयों को मरने दें और हम कुछ ना करें? जी नहीं, भारत को निश्चित करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले भारत प्रतिक्रिया स्वरूप इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मंच पर जाए कि इंटरनेशनल अपॉलॉजी मांग रहा है, कि आप अपॉलॉजी मांगिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे 2013 में जब भारत के एक आईएफएस अधिकारी के साथ ये हुआ था, तब भारत ने अमेरिका से इस बात की माफी मंगवाई थी। भारत के केस में बिल्कुल वैसे ही भारत को करना चाहिए जैसे इटालियन नाविकों के लिए इटली ने किया था। ये भारत को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे, भारतीयों के लिए दुनिया को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, ये भारत को अपना रुतबा बना के चलना पड़ेगा, ये मानते हुए कि जब बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल जैसे देश भारत के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात कर लेते हैं, जो भारत पर इतने निर्भर हैं, भारत को भी चाहिए कि वो दुनिया को यह एहसास देकर चले। इस पूरे विषय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से उठाए, चाहे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष हो या जहाजरानी मंत्रालय के समक्ष हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, भारत को इस विषय को उठाना चाहिए कि भारतीयों की जान की कीमत और भारतीयों की जान जाने पर अंतरराष्ट्रीय रूप से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यूएन के अंदर इस विषय को भारत को उठाना चाहिए और भारत को उन देशों का साथ लेना चाहिए जो लाइक माइंडेड हैं, फिर चाहे वो फ्रांस हो, फिर चाहे वो यूके हो, रशिया हो, चाइना हो, हमें इस विषय को तेजी से लेकर आगे चलना चाहिए। नंबर 3, भारत को उन सभी चीजों की समीक्षा करनी चाहिए जो इन दिनों हम प्रो अमेरिका कर रहे हैं, फिर चाहे वो युद्ध अभ्यास हो, चाहे इनके साथ हुए हाल ही के एग्रीमेंट्स हो, चाहे अमेरिका के साथ मिलकर के एंटी चाइना कोएलिशन बनाने की बात हो, क्योंकि अमेरिका भारत को काउंटर चाइना के लिए काउंटर करने का विकल्प मान के ही चलता है। तो भारत को बार बार इस चीज में अपना एहसास उन्हें देना होगा कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो ये जो आपका चाइना को काउंटर करने का विजन है ये हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को काउंटर चाइना ही यूज करना चाहता है। ठीक है साहब, भारत को यह बताना होगा अमेरिका को कि अगर आपको वाकई में चाइना के साथ लड़ना है तो भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा भारत के खिलाफ अगर आप चले तो नहीं हो पाएगा। जहां तक बात है भारत की निर्भरता की, तो भारत को डिफेंस सेक्टर के अंदर अन्य उन विकल्पों को भी, जैसे पहले रशिया जैसे विकल्प थे, आज हमको फ्रांस हो, इजराइल हो, इन सारे देशों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी एक देश पर निर्भरता हमारे लिए परेशानी बन सकती है। आज फ्रांस भारत को राफेल देता है, रशिया से हमारे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट आते रहे हैं, ऐसे में भारत को उन्हीं देशों के साथ बढ़ते हुए आगे चलना चाहिए। जहां तक बात हो अमेरिकी कंपनियों की, तो भारत को कुछ कंपनियों का बाजार में प्रवेश सीमित करना होगा। भारत को भी उसी तर्ज पर जैसे अमेरिका किसी ना किसी कारण से अमेरिकी कंपनी भारतीय कंपनियों को अपने देश में रोकता है, भारत को वैसे ही नियामकीय तरीके से अमेरिकी कंपनियों पर, चाहे सिंबॉलिक ही सही, जैसे हार्ले डेविडसन के भारत में लगे हुए जो टैक्सेशन थे, आज तक ट्रंप उन्हें कोट करते हैं, भारत को कुछ ऐसे सिंबॉलिक चीजें इस समय करनी होंगी ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया अमेरिकी कंपनियों के माध्यम से पहुंचा दी है। मतलब यह कि कुल मिलाकर